अदालत के कमरे का माहौल गंभीर और ठंडा था। हल्की क्रीम रंग की दीवारें, भूरे रंग की पॉलिश की हुई लकड़ी की बेंचें खामोशी से कतार में लगी थीं। सब कुछ एक घुटन भरी दूरी का एहसास करा रहा था। प्रिया पहली कतार में बैठी थी। उसका छोटा सा शरीर उस बड़े से हॉल में खोया हुआ सा लग रहा था। उसने एक सादी सफेद कमीज पहन रखी थी और उसके लंबे काले बाल करीने से पीछे बंधे हुए थे। उसके हाथ कसकर उसके 5 साल के बेटे को पकड़े हुए थे, जो शांति से उसकी गोद में बैठा था। आरव की बड़ी बड़ी काली आंखें हैरानी से चारों ओर देख रही थीं और वह बीच बीच में अपना सिर अपनी मां के सीने से रगड़ लेता, जैसे सुरक्षा तलाश रहा हो। उनके सामने दूसरी तरफ करण बैठा था। उसने एक महंगा काला सूट पहन रखा था। उसके बाल करीने से संवारे हुए थे और उसके चेहरे पर एक सफल व्यवसायी की ठंडक और दृढ़ता झलक रही थी। वह सीधा बैठा था। उसके हाथ मेज पर एक दूसरे में फंसे हुए थे और उसकी नजरें अपनी पत्नी और बेटे की तरफ बिल्कुल नहीं थीं। उनके बीच एक अदृश्य लेकिन गहरी खाई थी, जो 10 साल के प्यार को दफनाने के लिए काफी थी। जज की धीमी आवाज गूंजी, कानूनी शब्दावली उस शांत माहौल में घुल रही थी। मिस्टर करण, मिसेज प्रिया, क्या आप दोनों ने अपने फैसले पर अच्छी तरह सोच लिया है? शादी कोई मजाक नहीं है। करण ने दृढ़ता से जवाब दिया। उसकी आवाज में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। जज साहब, मैंने फैसला कर लिया है। मेरे मन में अब उसके लिए कोई भावना नहीं है। पूरा कमरा जैसे थम गया। प्रिया ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। वह रोई नहीं, लेकिन दर्द उसकी उदास आंखों में साफ झलक रहा था। वह बहस नहीं करना चाहती थी, न ही किसी को रोकना चाहती थी। इस समय वह सिर्फ अपने बेटे की कस्टडी चाहती थी। करण का वकील, एक अधेड़ उम्र का चालाक दिखने वाला आदमी, शर्तें बताने लगा। जज साहब, संपत्ति के मामले में मेरे मुवक्किल श्री करण प्रिया जी को एक अपार्टमेंट और मासिक गुजारा भत्ता देने के लिए सहमत हैं। बच्चे की कस्टडी के मामले में चूंकि श्री करण की आर्थिक स्थिति बेहतर है और वह बच्चे को एक उज्जवल भविष्य दे सकते हैं, हम प्रस्ताव करते हैं कि आरव की कस्टडी श्री करण को दी जाए। प्रिया चौंक गई। यही उसका सबसे बड़ा डर था। वह सब कुछ खो सकती थी, लेकिन अपने बेटे को नहीं। उसकी कांपती हुई आवाज में लगभग एक विनती थी। जज साहब, मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपने बेटे को पालना चाहती हूं। मैं खुद उसकी देखभाल कर सकती हूं। करण के होठों पर एक अहंकारी मुस्कान तैर गई। तुम उसकी देखभाल कैसे करोगी? अपनी उस छोटी सी ऑफिस की तनख्वाह से, या फिर गांव जाकर अपने बूढ़े बाप पर बोझ बनोगी? मेरे बेटे को सबसे अच्छी चीजें मिलनी चाहिए। उसके शब्द प्रिया के दिल में अदृश्य चाकुओं की तरह चुभ गए। उसने अपने बेटे को और कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे डर हो कि कोई उसे छीन लेगा। आरव को अपनी मां का तनाव और दुख महसूस हो रहा था। वह प्रिया की गोद से उतरा और अपने नन्हे कदमों से आगे बढ़ा, उस मेज के पास पहुंचा जहां उसके पिता बैठे थे। पूरा कमरा उस बच्चे की हरकत को खामोशी से देख रहा था। उसने अपनी मासूम आंखें उठाकर अपने पिता को देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। उसके नन्हे हाथ ने करण के सूट का कोना पकड़ लिया। करण थोड़ा चौंका। अदालत में आने के बाद यह पहली बार था जब उसने सच में अपने बेटे की आंखों में देखा था। आरव के होंठ हिले और उसकी नन्ही लेकिन साफ आवाज उस शांत कमरे में गूंज उठी। पापा, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं आपको उस आंटी की तरह खुश नहीं कर पाता। करण स्तब्ध रह गया। बेटा, पापा, मैंने मां को बहुत रोते हुए देखा है। पूरा कमरा सन्न रह गया। एक बच्चे के साधारण शब्दों में हजारों किलो का वजन था। आरव ने अपनी साफ आवाज में कहना जारी रखा, जैसे कोई चेतावनी की घंटी हो। जिस दिन से आप घर नहीं आते, मां अकेले रोती रहती हैं। वो कहती हैं कि वो ठीक हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो दुखी हैं। पापा, मां को मेरे साथ घर जाने दो ना।
मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, मुझे बस माँ की मुस्कान चाहिए। बेटे का हर एक शब्द करण के दिल की गहराई में हजारों सुइयों की तरह चुभ रहा था। उसकी ठंडक और अहंकार का मुखौटा पल भर में टूट गया। उसने अपने बेटे के मासूम चेहरे को देखा और फिर दूर बैठी उस औरत को देखा जिसके दुबले कंधे बुरी तरह कांप रहे थे। 10 साल पहले की तस्वीरें अचानक उसके दिमाग में कौंध गईं। उस लड़की की तस्वीर जिसकी मुस्कान सुबह की धूप की तरह चमकदार थी, जो उसके साथ सबसे मुश्किल दिनों में खड़ी रही थी। वह मुस्कान कभी उसकी पूरी दुनिया हुआ करती थी, लेकिन उसने उसे कब खो दिया। उस पत्थर दिल समझे जाने वाले आदमी के गाल पर आंसू की पहली बूंद लुढ़क गई। दूसरी, तीसरी और फिर वह खुद को रोक नहीं पाया। करण, वो ठंडा और कठोर अरबपति मेज पर झुक गया और अपने चेहरे को हाथों में छिपाकर अदालत में ही फूट फूट कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज ने उस खामोशी को चीर दिया। यह कमजोरी के आंसू नहीं थे, यह एक देर से हुए पछतावे के आंसू थे। एक ऐसे दिल के आंसू थे जिसे अभी अभी एहसास हुआ था कि उसने दुनिया की सबसे कीमती चीज खो दी है। 12 साल पहले मुंबई ने उनका स्वागत अचानक होने वाली बारिश और चिलचिलाती धूप से किया था। करण तब इंजीनियरिंग का एक नया नया ग्रेजुएट था। दुबला, पतला, सांवला, जिसकी जेब में 100 रुपए भी मुश्किल से होते थे। प्रिया टीचिंग कॉलेज में फाइनल ईयर की छात्रा थी, शांत, सरल, लंबे बालों और हमेशा धूप की तरह खिलने वाली मुस्कान के साथ वे एक साधारण से ढाबे पर मिले थे। करण वहां वेटर का काम करता था और प्रिया हर दिन दोपहर का खाना खाने आती थी। उसने ध्यान दिया कि वह लड़की हमेशा सबसे सस्ती थाली ऑर्डर करती थी और खाना खत्म होने के बाद थोड़ी दाल मांगकर सफेद चावलों के साथ खाती थी। एक दिन प्रिया को अकेला बैठा देख करण अपनी थाली लेकर उसके पास आया। नमस्ते, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? प्रिया थोड़ी झिझकी लेकिन फिर सिर हिला दिया। जी बैठिए, मैं करण हूं, मैंने तुम्हें अक्सर यहां देखा है। मैं प्रिया हूं, यहां खाना सस्ता मिलता है। वह मासूमियत से मुस्कुराई और उसकी मुस्कान ने उस छोटे बात उमस भरे ढाबे के कोने को रोशन कर दिया। उस दिन के बाद वे और बातें करने लगे। करण ने उसे अपनी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने के सपने के बारे में बताया, अपने गांव के गरीब परिवार के बारे में बताया। प्रिया ने उसे एक शिक्षिका बनने की अपनी इच्छा के बारे में बताया और कैसे उसके पिता गांव में अकेले रहकर अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे। उन्होंने एक दूसरे में उन युवाओं की सहानुभूति पाई जो घर से दूर थे, जिनके मन में आकांक्षाएं और चिंताएं दोनों थीं। उनका प्यार घास की तरह स्वाभाविक रूप से पनपा। कोई महंगी डेटिंग नहीं, कोई महंगे तोहफे नहीं। उनकी खुशी बस वीकेंड पर पार्क में साथ घूमना थी या वो गर्म वड़ा पाव था जो करण काम के बाद जल्दी से खरीदता और आधा प्रिया को देता। तुम ज्यादा खाओ, तुम बहुत मेहनत करते हो। प्रिया बड़ा हिस्सा उसकी तरफ धकेल देती। करण मुस्कुराता और उसके सिर पर हाथ फेरता, तुम खाओ ताकि पढ़ाई के लिए ताकत मिले। मैं मर्द हूं, कैसे भी खा लूंगा, बस तुम साथ रहो तो नमक रोटी भी स्वादिष्ट लगती है। उसके सच्चे शब्द प्रिया के दिल को छू जाते। वह जानती थी कि उसने सही इंसान को चुना है। प्रिया के ग्रेजुएट होने के बाद उसने पढ़ाना शुरू नहीं किया, बल्कि एक छोटी कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी कर ली ताकि उसकी एक स्थिर आय हो और वह करण के सपने को पूरा करने में मदद कर सके। उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, जिसमें बस एक बिस्तर और एक छोटी मेज रखने की जगह थी। गर्मियों में वह आग की तरह तपता और बारिश में चारों तरफ से टपकता था। करण ने छोटे मोटे प्रोजेक्ट लेना शुरू कर दिया। वह दिन रात काम करता, कभी कभी खाना पीना भी भूल जाता। प्रिया हमेशा उसके साथ रहती, कभी उसके लिए कॉफी बनाती तो कभी गर्म मैगी का कटोरा। थोड़ी देर आराम कर लो, इतना काम करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, प्रिया चिंता करती। करण उसे अपनी बाहों में भर लेता, उसके बालों की जानी पहचानी खुशबू में सांस लेता। मुझे कोशिश करनी होगी,
प्रिया, मैं तुम्हें हमेशा इस तरह गरीबी में नहीं रख सकता। मैं वादा करता हूं बस कुछ साल और मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा घर खरीदूंगा जिसमें एक बालकनी होगी जहां तुम अपने पसंदीदा गुलाब के फूल लगा सकोगी। प्रिया ने अपना सिर उसके सीने से लगा लिया और धीरे से कहा, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। हमारा घर कहीं भी हो, बस वहां तुम और मैं होने चाहिए। वे दिन भले ही भौतिक रूप से गरीब थे, लेकिन वे प्यार और उम्मीदों से बेहद अमीर थे। उन्होंने साथ में झुलसा देने वाली धूप और ठंडी बरसाती रातें काटीं, एक एक रुपया हर चिंता और हर बड़ा सपना साझा किया। उनका प्यार सबसे सरल और सच्ची चीजों से बना था, जैसे बंजर जमीन में गहरी जड़ें जमाए एक पेड़ जो एक दिन फल देने का इंतजार कर रहा हो। ग्रेजुएशन के 2 साल बाद करण और प्रिया ने शादी करने का फैसला किया। उनकी शादी में कोई भव्य दावत नहीं थी, कोई सजी धजी कार नहीं थी। बस उनके उसी छोटे से किराए के कमरे में कुछ करीबी दोस्तों के साथ एक सादा भोजन था। प्रिया ने एक सादी सफेद साड़ी पहनी थी, जिसे खरीदने के लिए उसने कई महीनों की तनख्वाह बचाई थी। करण ने वही अपनी पुरानी सफेद कमीज पहनी थी, जिसके कंधे घिस चुके थे। प्रिया के पिता गांव से अपनी बेटी की खुशी में शामिल होने आए थे। उन्होंने देखा कि उनका दामाद गरीब तो है, लेकिन महत्वाकांक्षी है और उनकी बेटी से बहुत प्यार करता है। उन्होंने बस करण का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए कुछ नहीं है। बस उम्मीद करता हूं कि तुम प्रिया का ख्याल रखोगे। वह बहुत सीधी और मेहनती है, उसे कभी दुख मत देना। करण ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और दृढ़ आवाज में कहा, मैं आपसे वादा करता हूं बाबूजी, मैं इस पूरी जिंदगी में प्रिया की आंखों में दुख का एक आंसू भी नहीं आने दूंगा। अपनी सुहागरात पर उस साधारण से कमरे में प्रिया ने अपना सिर अपने पति के कंधे पर रखा। बाहर बारिश की बूंदें टिप टिप कर रही थीं। सुनो, अब हमारी शादी हो गई है। क्या तुम्हें बोझ महसूस हो रहा है? करण मुड़ा और उसके माथे पर धीरे से चूमा। नहीं, मुझे तो और हिम्मत मिली है। आज से तुम मेरी पत्नी हो, मेरा परिवार हो। बाहर की सारी थकान घर आकर तुम्हें देखकर ही खत्म हो जाती है। प्रिया खुशी से मुस्कुराई। उसने दराज से एक पुरानी बचत की किताब निकाली। यह वो पैसे हैं जो मैंने काम शुरू करने के बाद से बचाए हैं। ज्यादा नहीं है, लेकिन हम इससे शुरुआत कर सकते हैं। तुम इसे अपने काम में लगाओ। मुझे विश्वास है कि तुम सफल होगे। करण ने वह किताब अपने हाथ में ली। उसका दिल भावनाओं से भर गया। पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन यह वह सब कुछ था जो उसके पास था। उसने अपनी पत्नी को कसकर गले लगा लिया, उस त्याग और पूर्ण विश्वास को महसूस किया जो वह उस पर करती थी। धन्यवाद मेरी पत्नी, मैं तुम्हारा बहुत कर्जदार हूं। हम पति पत्नी हैं। कैसा कर्ज? जब तुम बहुत पैसा कमाओगे तो सब मुझे ही रखने के लिए देना। प्रिया ने मजाक में कहा, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास की चमक थी। उनकी शादीशुदा जिंदगी ऐसे ही शुरू हुई। सुबह प्रिया जल्दी उठकर दोनों के लिए नाश्ता बनाती। करण उसे काम पर छोड़ता और फिर अपनी कंपनी जाता। शाम को वे एक सादे खाने पर साथ बैठते, एक दूसरे को दिन भर की अच्छी बुरी बातें बताते। भले ही जीवन में अभी भी कमी थी, लेकिन वह छोटा सा कमरा हमेशा हौंसी और गर्मजोशी से भरा रहता था। करण को अपने पहले ग्राहक मिलने लगे। वह मेहनत से काम करता और उसकी प्रतिष्ठा और प्रतिभा को धीरे धीरे पहचान मिलने लगी। आमदनी भी पहले से बेहतर हो गई। अब वह प्रिया को सिर्फ दाल चावल खाने नहीं देता था। जब भी उसे तनख्वाह मिलती, वह सबसे पहले अपनी पत्नी को एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाता। और खाओ, तुम बहुत दुबली हो गई हो। वह प्रिया की कटोरी में खाना भर देता। प्रिया उसे देखती, उसकी आंखों में खुशी चमकती। तुम भी खाओ, तुम बहुत पीले लग रहे हो। वे एक दूसरे
का ऐसे ही छोटे छोटे लेकिन प्यार भरे कामों से ख्याल रखते थे। एक दिन प्रिया ने खबर दी कि वह गर्भवती है। करण एक बच्चे की तरह खुशी से चिल्ला उठा। उसने प्रिया को उठाकर कई चक्कर घुमाए। सच में मैं पापा बनने वाला हूं। हे भगवान, मैं बहुत खुश हूं। प्रिया, वह घुटनों के बल बैठ गया और अपना कान उसके पेट से लगाकर फुसफुसाया, मेरे प्यारे बच्चे, पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम स्वस्थ रहना। उस दिन से करण और भी मेहनत करने लगा। वह चाहता था कि उसका बच्चा जब पैदा हो तो उसे एक भरपूर जीवन मिले। उसने और काम लेना शुरू कर दिया, यहां तक कि वीकेंड पर भी काम करता। प्रिया को उसकी मेहनत देखकर दुख होता, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। वह जानती थी कि वह यह सब उन दोनों माँ बेटे के लिए कर रहा है। आरव का जन्म उन दोनों के असीम प्यार और स्वागत के बीच हुआ। बेटे के आने से उनका छोटा सा घर और भी पूरा हो गया। उनके पास वह सब कुछ था जिसका उन्होंने सपना देखा था। एक खुशहाल परिवार, एक मजबूत प्यार और एक उज्जवल भविष्य जो आगे इंतजार कर रहा था। शादी के 5 साल बाद करण की अथक मेहनत आखिरकार रंग लाई। उसने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की। एक बड़े प्रोजेक्ट की सफलता के कारण कंपनी तेजी से आगे बढ़ी। एक मामूली कर्मचारी से करण डायरेक्टर बन गया और पैसा बरसने लगा। उसने सबसे पहला काम अपना पुराना वादा पूरा करने का किया। उसने शहर के बाहरी इलाके में एक बड़ा विला खरीदा जिसमें एक बड़ा बगीचा था ताकि प्रिया गुलाब के फूल लगा सके। नए घर में जाते हुए प्रिया हर कमरे में घूम रही थी जैसे कोई सपना देख रही हो। सुनो, क्या यह सच में हमारा घर है? यह बहुत बड़ा है। करण ने उसे पीछे से गले लगाया, अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर टिका दी। हाँ, यह सच है, मैंने कहा था ना, यह हमारा घर है। अब से तुम्हें और बेटे को कोई तकलीफ नहीं होगी। प्रिया भावुक हो गई, उसकी आंखें भर आईं। उसने मुड़कर अपने पति को गले लगा लिया। धन्यवाद, हमारे लिए इतनी मेहनत करने के लिए धन्यवाद। घर बसने के बाद करण ने अपनी मां सरिता जी को गांव से साथ रहने के लिए बुलाने का फैसला किया। सरिता जी एक संभ्रांत लेकिन थोड़ी सख्त महिला थीं। अपने बेटे को सफल और बड़े घर में देखकर उन्हें बहुत गर्व हुआ। शुरू में वह प्रिया के साथ काफी अच्छी थीं, लेकिन मन ही मन उन्हें हमेशा लगता था कि उनकी बहू उनके प्रतिभाशाली बेटे के लायक नहीं है। प्रिया, तुम घर पर बच्चे की देखभाल करती हो, यह अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपने पहनावे पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा पति अब एक डायरेक्टर है, उसे बाहर बहुत से लोगों से मिलना होता है। तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, वरना लोग हंसेंगे। सरिता जी ने सलाह दी। प्रिया ने बस जी कहा। उसे ब्रांडेड कपड़े और सामाजिक पार्टियों की आदत नहीं थी। उसकी खुशी अभी भी अपने पति और बेटे के लिए अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन बनाने और अपने छोटे से बगीचे की देखभाल करने में थी। करण का काम दिन ब दिन व्यस्त होता गया। उसे अक्सर ग्राहकों से मिलने जाना पड़ता और घर पर खाना कम हो गया। पत्नी को किए जाने वाले फोन भी छोटे हो गए, जिनमें ज्यादातर जल्दबाजी में दी गई सूचनाएं होती थीं। मैं मीटिंग में व्यस्त हूं, बाद में बात करता हूं। आज रात मुझे एक पार्टनर से मिलना है। तुम और बेटा खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। प्रिया ने बदलाव महसूस किया, लेकिन उसने खुद को दिलासा दिया कि वह पूरी कंपनी का बोझ उठा रहा है, इसलिए उसका व्यस्त रहना स्वाभाविक है। वह बस चुपचाप उसकी सेहत के लिए चिंतित रहती थी। एक रात करण बहुत देर से घर लौटा। उसके शरीर से शराब और एक अजीब औरत के परफ्यूम की गंध आ रही थी। प्रिया उसे सहारा देने आई और धीरे से भौहें सिकोड़ी। आपने फिर से बहुत ज्यादा पी ली। करण ने उसका हाथ झटक दिया। उसकी आवाज में थोड़ी चिड़चिड़ाहट थी। तुम क्या जानो, अगर मैं सामाजिक मेलजोल नहीं करूंगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन होंगे? तुम तो बस घर में रसोई में घिरी रहती हो, तुम मेरे दबाव को कैसे समझोगी?
करण के शब्दों ने प्रिया को स्तब्ध कर दिया। पहली बार उसने उससे इतनी दूरी और तिरस्कार भरे लहजे में बात की थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके लिए अदरक की चाय बनाई और उसके दिल में एक अस्पष्ट बेचैनी पैदा हो गई। उस खुशहाल घर में पहली दरारें पड़ने लगी थीं जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था। घर जितना बड़ा और शानदार होता गया, दो दिलों के बीच की दूरी उतनी ही बढ़ती गई। प्रिया को एहसास होने लगा कि जब इंसान के पास सब कुछ आ जाता है तो वह आसानी से गरीबी के दिनों और पुराने वादों को भूल जाता है। उसे वह छोटा सा किराए का कमरा याद आया जहां सिर्फ प्यार और हंसी थी, न कि आज की तरह विलासिता और ठंडक। करण की कंपनी दिन बद दिन बढ़ती गई। वह व्यापार जगत में एक जाना माना नाम बन गया। सामाजिक रिश्ते, पार्टियां उसके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गईं और वहीं से प्रलोभन भी आने लगे। करण बदल गया। वह सरल सच्चा लड़का नहीं रहा था। वह अपने बाहरी रूप पर ध्यान देने लगा। ब्रांडेड सूट, महंगी घड़ियां, शानदार कारें। उसके बात करने का तरीका भी बदल गया। वह अहंकारी और थोड़ा अभिमानी हो गया। वह घर कम आने लगा और जब भी आता तो अपने साथ थकान, चिड़चिड़ाहट और कुछ रहस्य लेकर आता। प्रिया वैसी ही थी, एक शांत पत्नी जो चुपचाप परिवार की देखभाल करती थी। उसने अपने पति में आए बदलाव को साफ महसूस किया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने उससे बात करने की कोशिश की। आप इन दिनों बहुत अपने हारे, थके हुए लगते हैं। क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने चलें, हम सब साथ चलेंगे। करण ने टाल दिया। तुम हमेशा इन फालतू बातों के बारे में सोचती हो। कंपनी में इतना काम है, हम कैसे जा सकते हैं। तुम घर पर बच्चे की अच्छी तरह देखभाल करो, यही काफी है। मेरे मामलों में दखल मत दो। उसकी बेरुखी ने प्रिया का दिल तोड़ दिया। वह जानती थी कि उनके बीच अब सिर्फ भौगोलिक दूरी नहीं थी, जब वह काम से बाहर जाता था, बल्कि एक गहरी खाई थी जो उन्हें एक ही घर में रहते हुए भी अलग करती थी। और फिर तान्या आई। तान्या करण की नई सेक्रेटरी थी। वह जवान, खूबसूरत, लंबे घुंघराले बालों और आकर्षक शरीर वाली थी। तान्या होशियार, तेज, तर्रार और सबसे महत्वपूर्ण बात वह जानती थी कि करण जैसे सफल आदमी को कैसे खुश करना है। वह न केवल काम में अच्छी थी, बल्कि बातचीत में भी बहुत माहिर थी। करण सर, आप सच में बहुत प्रतिभाशाली हैं। मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूं। आज का आपका सूट बहुत शानदार लग रहा है सर। तान्या की मीठी तारीफें करण के बढ़ते अहंकार के लिए एक उत्तेजक दवा की तरह थीं। तान्या के साथ उसे प्रशंसा और सम्मान महसूस होता था, जो उसे अब प्रिया में नहीं मिलता था, जो केवल रसोई और बच्चों की बातें करती थी। साथ में देर तक काम करना, काम पर लंच करना, काम के सिलसिले में दूर की यात्राएं धीरे धीरे करण और तान्या को करीब ले आईं। करण तुलना करने लगा। प्रिया घर पर बिखरे बालों और सादे कपड़ों में रहती थी, हमेशा बच्चे के बीमार होने या शरारत करने की बातें करती थी, जबकि तान्या हमेशा सुंदर, आकर्षक रहती थी, व्यापार और दुनिया की होशियारी भरी बातें करती थी। वह धीरे धीरे भूल गया कि घर पर बैठी वह सादी औरत कभी धूप की तरह मुस्कुराने वाली लड़की थी, जिसने उसके साथ एक वड़ा पाव साझा किया था, जिसने अपने सपनों का त्याग करके उसके करियर को बनाने में मदद की थी। उसे बसे साथाधिकारे सैरे भाड करके पाव साझा किया था। वर्तमान दिखाई दे रहा था, प्रिया में बोरियत और तान्या में नयापन और आकर्षण। एक दिन एक सफल कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की पार्टी के बाद करण और तान्या एक बार में गए। धुंधली रोशनी और मधुर संगीत के बीच तान्या ने अपना सिर करण के कंधे पर टिका दिया। करण, मैं जानती हूं कि आप शादीशुदा हैं, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रही हूं। आपके साथ मैं बहुत सुरक्षित और खुश महसूस करती हूं। करण नशे में था, शराब के नशे में और अपने पास बैठी खूबसूरत लड़की की मीठी बातों के नशे में। उसने उसे दूर नहीं हटाया। उस रात माजाद वह घर नहीं गया।
उसने आधिकारिक तौर पर उस पत्नी को धोखा दिया जो उसके साथ तूफानी दिनों से गुजरी थी। पहली गलती ने अगली गलतियों का रास्ता खोल दिया। करण तान्या के साथ रिश्ते में गहरा धंसता गया। वह उसे खुलेआम पार्टनर से मिलाने ले जाने लगा, उसे महंगे तोहफे खरीदने लगा। वह प्रिया से झूठ पर झूठ बोलने लगा। वह अपने ही घर में एक अजनबी बन गया। डायरेक्टर करण और उनकी खूबसूरत सेक्रेटरी के रिश्ते की अफवाहें कंपनी में फैलने लगीं और फिर मुश्तरक दोस्तों तक पहुंची। प्रिया की सबसे अच्छी दोस्त नेहा को सबसे पहले पता चला। वह तुरंत प्रिया के घर पहुंची। प्रिया, तुम्हें अपने पति से साफ साफ बात करनी होगी, तुम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। नेहा गुस्से में थी। प्रिया जो अपने पार्ट करनी होगी और प्रिया जो अपने पार्ट करनी होगी, बेटे के कपड़े तह कर रही थी। उसका हाथ थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन फिर वह अपना काम करती रही। उसने अपनी दोस्त की तरफ देखा, उसके होठों पर एक उदास मुस्कान थी। अब क्या बात करूं? नेहा, क्या वह अब मेरी बात सुनना भी चाहता है? तुम्हें इसका पता लगाना होगा। वह लड़की कौन है? तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तुमने उसके लिए कितना कुछ त्याग किया है? क्या वह सब भूल गया? प्रिया चुप रही। वह जानती थी, वह सब कुछ जानती थी। उसने अपने पति के फोन में प्यार भरे संदेश देखे थे जिन्हें वह डिलीट करना भूल गया था। उसने हर रात जब वह घर लौटता था तो उसके कपड़ों पर तान्या के परफ्यूम की गंध महसूस की थी। उसने क्रेडिट कार्ड के बिल देखे थे जो उन महंगे गहनों के लिए थे जो उसके लिए नहीं थे, लेकिन उसने चुप रहना चुना। इसलिए नहीं कि वह कमजोर या सहनशील थी, बल्कि इसलिए कि वह जानती थी कि जब एक आदमी का दिल बदल जाता है तो हर तरह की ईर्ष्या, पूछताछ या रोना धोना व्यर्थ हो जाता है। यह सिर्फ उन्हें उनकी नजरों में और भी दयनीय बना देता है। वह अपनी मरती हुई शादी को एक शोर शराबे वाले युद्ध के मैदान में नहीं बदलना चाहती थी। कम से कम वह अपने बेटे के लिए थोड़ी शांति बनाए रखना चाहती थी। उसने अपना सारा प्यार और ध्यान आरव पर लगा दिया। वह उसे पार्क ले जाती, उसे कहानियां सुनाती, उसे पढ़ाती। उसके बेटे की मासूम मुस्कान ही एकमात्र प्रेरणा थी जो उसे इन अंधेरे दिनों में खड़ा रखती थी। आरव बहुत संवेदनशील था। उसने घर में ठंडे माहौल को महसूस किया। माँ, पापा आजकल मेरे साथ कम क्यों खेलते हैं? एक दिन उसने पूछा। प्रिया ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, अपनी आवाज में दर्द छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, पापा आरव के लिए दूध खरीदने के लिए पैसे कमाने में व्यस्त हैं। आरव को अच्छा बच्चा बनना है, पापा से प्यार करना है। लेकिन प्रिया की चुप्पी ने करण को और भी बढ़ावा दिया। उसने सोचा कि वह कुछ नहीं जानती, या अगर जानती भी है तो कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगी। वह तान्या के साथ अपने रिश्ते को और भी सार्वजनिक करने लगा। उसने अब इसे छिपाना बंद कर दिया। एक रविवार की शाम, जिस दिन परिवार को साथ होना चाहिए था, करण फिर से अच्छे कपड़े पहनकर बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। प्रिया ने पूछा। उसकी आवाज अजीब तरह से शांत थी। आप फिर जा रहे हैं? हाँ, मुझे एक पार्टनर के साथ थोड़ा काम है, उसने लापरवाही से जवाब दिया। उसकी आंखें उस पर नहीं थीं। अच्छा, मैंने आपकी पसंदीदा राजमा चावल बनाई है। क्या आप आज रात माँ बेटे के साथ खाना खा सकते हैं? उसकी आवाज में थोड़ी विनती थी। करण ने घड़ी देखी, उसके चेहरे पर बेचैनी थी। नहीं, मैंने उन्हें समय दे दिया है। तुम माँ बेटा खा लो, मैं अगली बार खा लूंगा। प्रिया जानती थी कि कोई अगली बार नहीं होगा। वह झूठ बोल रहा था, वह तान्या के साथ जा रहा था। उसने मेज पर रखी फिल्म की टिकटें देखी थीं जो वह भूल गया था। जैसे ही करण दरवाजे से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज अभी भी शांत थी, लेकिन उसमें एक अदृश्य वजन था। उसका परफ्यूम बहुत अच्छा है। करण स्तब्ध रह गया। वह मुड़कर उसे देखने लगा। प्रिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न गुस्सा न शिकायत, बस उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी।
तुम क्या कह रही हो? वह हकलाया। मैं कह रही हूं, आप ध्यान से जाइएगा, बारिश होने वाली है। यह कहकर वह रसोई में चली गई, अपने बेटे के लिए खाना परोसने लगी और करण को दरवाजे पर जड़वत छोड़ दिया। उसकी चुप्पी, उसकी शांति हजारों डांट फटकार से ज्यादा डरावनी थी। इसने उसे महसूस कराया कि वह एक घटिया दोषी इंसान है, लेकिन यह अपराधबोध बस एक पल के लिए था। बाहर की मौज मस्ती के आकर्षण ने जल्द ही सब कुछ दबा दिया। उसने दरवाजा पटक दिया और चला गया। उस रात प्रिया उस बड़े से लिविंग रूम में अकेली बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां मूसलाधार बारिश हो रही थी। वह रोई नहीं, उसके आंसू शायद बहुत पहले ही सूख चुके थे। सरिता जी को अपने बेटे और बहू के रिश्ते में आई दरार का एहसास न हो, ऐसा नहीं था। उन्होंने देखा कि करण घर कम आता है और प्रिया दिन ब दिन और चुप होती जा रही है, लेकिन वजह जानने के बजाय उन्होंने अपनी बहू को ही दोषी ठहराया। एक सुबह प्रिया को रसोई में काम करते देख उन्होंने उसे लिविंग रूम में बुलाया। प्रिया, यहां बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। प्रिया ने जल्दी से अपने हाथ एप्रन से पोंछे और अपनी सास के सामने बैठ गई। उसके दिल में थोड़ी घबराहट थी। सरिता जी ने अपना गला साफ किया, उनके चेहरे पर गंभीरता थी। मुझे लगता है आजकल तुम पति पत्नी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। करण दिन भर बाहर रहता है, पत्नी बच्चे की कोई परवाह नहीं। प्रिया ने सिर झुका लिया। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। सरिता जी ने आगे कहा, उनकी आवाज में डांट का भाव था। तुम पत्नी हो, तुम्हें अपने पति को संभालना आना चाहिए। पुरुष बाहर काम करते हैं तो कभी कभी मन भटक जाता है। तुम्हें खुद को देखना चाहिए। देखो, अपनी हालत, दिन भर घर के कपड़ों में बाल भी ठीक से नहीं बनाती, तभी तो पति का मन ऊब जाता है। सास के हर शब्द प्रिया के जख्मों पर नमक की तरह लग रहे थे। उसने अपनी पूरी जवानी, अपना करियर इस परिवार की देखभाल के लिए कुर्बान कर दिया था। उसने उन रातों को जागा था जब उसका बेटा बीमार था। उसने अपने पति के खाने पीने सोने का ख्याल रखा था, लेकिन अब उसकी सास की नजर में यह सब कुछ सजने संवरने के सामने कुछ भी नहीं था। तुम्हें थोड़ा होशियार होना चाहिए, सरिता जी ने अपनी बात जारी रखी। जब पति घर आए तो मुस्कुराकर उसका हाल चाल पूछो ना, कि ऐसे चुपचाप मातम मनाओ। वह काम से थक कर आता है और पत्नी का ऐसा चेहरा देखकर उसका घर आने का मन ही नहीं करता। तुम्हें पति को खुश रखना सीखना होगा। प्रिया ने सिर उठाकर सीधे अपनी सास की आंखों में देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। मां जी, मुझे उन्हें और कितना खुश करना होगा क्या? मुझे तब भी अनदेखा करना होगा जब वह घर किसी और औरत के परफ्यूम की गंध के साथ आए क्या? मुझे तब भी मुस्कुराना होगा जब मुझे पता हो कि वह मुझसे झूठ बोलकर किसी और के साथ जा रहे हैं। सरिता जी अपनी बहू के सवाल से स्तब्ध रह गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रिया सब कुछ जानती है, लेकिन सहानुभूति दिखाने के बजाय वह अपने बेटे का ही पक्ष लेने लगीं। तुम बकवास मत करो, करण ऐसा लड़का नहीं है। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, और अगर ऐसा है भी तो तुम्हें खुद को देखना चाहिए। जरूर तुम में ही कोई कमी होगी, तभी तो उसे बाहर किसी और को ढूंढना पड़ा। प्रिया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तो उनकी नजर में उनका बेटा हमेशा सही था। सारी गलती उसी की थी। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। निराशा और गहरे दर्द ने उसे बस उठने, अपनी सास को नमस्ते करने और चुपचाप अपने कमरे में जाने पर मजबूर कर दिया। सरिता जी की आवाज पीछे से आ रही थी। देखो, मैंने 2 बातें क्या कह दी। उठकर चली गई। इसी रवैये की वजह से पति का मन ऊब जाता है। औरत की पहचान पति से होती है। अगर उसे संभाल नहीं सकती तो खोने पर शिकायत मत करना। प्रिया ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और फर्श पर बैठ गई। इस बार वह रो पड़ी। वह अन्याय के लिए रोई, उस अपमान,
और के लिए रोई जो उसे सहना पड़ रहा था। इस घर में वह बिल्कुल अकेली थी। कोई उसके पक्ष में नहीं था, कोई उसके दर्द को नहीं समझता था। यहाँ तक कि जिस इंसान का वह अपनी माँ की तरह सम्मान करती थी, वह भी उसे ही हर समस्या का कारण मानती थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि एक ऐसे इंसान को रोकना जो जाना चाहता है और उन लोगों को खुश करने की कोशिश करना जो कभी उसे स्वीकार नहीं करेंगे, व्यर्थ है। शायद अब समय आ गया था कि वह खुद को आजाद करे। पानी का आखिरी घूंट भी आरव के जन्मदिन पर छलक गया। प्रिया ने कई दिनों से तैयारी की थी। उसने लिविंग रूम को गुब्बारों और रंगीन रिबनों से सजाया था। उसने अपने बेटे के पसंदीदा सुपरहीरो के आकार का केक ऑर्डर किया था। उसने बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए थे, वे सभी जो करण को पसंद थे। उसे उम्मीद थी कि इतने खास दिन पर वह बाहर की सब बातें छोड़कर एक पिता और एक पति के रूप में घर लौटेगा। उसने उसे सुबह ही फोन किया था। सुनो, आज बेटे का जन्मदिन है, आप माँ बेटे के साथ खाना खाने जल्दी घर आ जाना। दूसरी तरफ से करण ने बेरुखी से जवाब दिया, मुझे पता है, मैं आने की कोशिश करूंगा। उस दिन माँ बेटा बेसब्री से इंतजार करते रहे। आरव बार बार दरवाजे की तरफ दौड़कर अपने पापा को देखता। माँ, पापा कब आएंगे? मुझे पापा के साथ मोमबत्ती बुझानी है। पापा बस आने ही वाले हैं। बेटा, पापा आरव के लिए तोहफा लेने गए हैं। प्रिया अपने बेटे को बहलाती रही, लेकिन उसका दिल जल रहा था। शाम ढल गई, मेज पर खाना ठंडा हो गया। केक पर मोमबत्तियां कई बार जलाई और बुझाई जा चुकी थीं, लेकिन करण अभी तक नहीं आया था। प्रिया ने उसे फोन किया, लेकिन सिर्फ लंबी लंबी घंटियां बजती रहीं। आरव उदास होने लगा। उसने अब तोहफे की जिद छोड़ दी। बस एक कोने में चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखें नम थीं। माँ, क्या पापा अब मुझसे प्यार नहीं करते? प्रिया ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका दिल टूट रहा था। नहीं बेटा, पापा तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जरूर पापा काम में बहुत व्यस्त होंगे। चलो हम माँ बेटा पहले मोमबत्ती बुझाते हैं। तभी नेहा का फोन आया। उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। प्रिया, तुम कहाँ हो? मैंने अभी तुम्हारे पति को देखा। वह शहर के शानदार रेस्टोरेंट में उस सेक्रेटरी का जन्मदिन मना रहा है। वे एक दूसरे को गले लगा रहे थे और चूम रहे थे। उसकी पूरी कंपनी वहां जश्न मनाने के लिए मौजूद है। प्रिया के हाथ से फोन जमीन पर गिर गया। उसके कान सुन्न हो गए। तो वह काम में व्यस्त नहीं था। वह अपने बेटे का जन्मदिन नहीं भूला था। वह बस अपनी प्रेमिका का जन्मदिन मनाने में व्यस्त था। उसने अपने बेटे के सबसे महत्वपूर्ण दिन पर भी उसे ही चुना। उसके अंदर की सारी उम्मीदें, सारा धैर्य पूरी तरह से टूट गया। वह अब खुद को और धोखा नहीं दे सकती थी। उसने अपनी गोद में सिसकते हुए बेटे को देखा, उस खूबसूरती से सजे लेकिन ठंडे कमरे को देखा, उस शानदार खाने को देखा जिसे किसी ने नहीं छुआ था, और उसके दिल में एक कड़वाहट और आक्रोश भर गया। देर रात करण घर लौटा। उसके शरीर से शराब की तेज गंध आ रही थी। उसने देखा कि प्रिया अभी भी अंधेरे लिविंग रूम में बैठी है। पास में जन्मदिन का केक रखा है, जिसकी सारी मोमबत्तियां पिघल चुकी हैं। तुम अभी तक सोई नहीं? उसने नशे में पूछा। प्रिया ने जवाब नहीं दिया। वह उठी और उसके सामने आई, न रोई न चिल्लाई। उसने बस सीधे उसकी आंखों में देखा, एक ठंडी और अजनबी नजर से। फिर उसने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। चटाक। वह थप्पड़ सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अंत था। 10 साल के प्यार का, सारे त्याग और इंतजार का अंत। करण स्तब्ध रह गया। उसका नशा जैसे आधा उड़ गया। तुम पागल हो गई हो। हाँ, मैं पागल हो गई हूं। प्रिया की आवाज रूखी थी। मैं बहुत पागल थी, जो तुम्हारे वादों पर विश्वास करती रही। मैं पागल थी, जो सोचती थी कि मेरी चुप्पी तुम्हें वापस ले आएगी। करण, हम तलाक ले रहे हैं। यह कहकर उसने एक पल के लिए भी उसकी तरफ नहीं देखा।
वह मुड़ी और सीधे अपने कमरे में चली गई। उस रात वह तलाक के कागजात लिखने के लिए पूरी रात जागी। वह सिर्फ एक बार रोई, सबके लिए एक बार अपनी जवानी के लिए, रोई एक ऐसे प्यार के लिए, रोई जो कभी एक सपने की तरह खूबसूरत था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो आंसू सूख चुके थे, बस दृढ़ता और ताकत बची थी। अगली सुबह प्रिया ने दस्तखत किए हुए तलाक के कागजात खाने की मेज पर रख दिए, ठीक उस नाश्ते के बगल में जो उसने हमेशा की तरह करण के लिए तैयार किया था। करण जब उठा तो उसका सिर हथौड़े की तरह दुख रहा था। वह नीचे आया, तलाक के कागजात देखे और स्तब्ध रह गया। पिछली रात का थप्पड़ और प्रिया के शब्द उसके दिमाग में कौंध गए। उसे आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी निराशा हुई। उसने सोचा था कि वह बस थोड़ा हंगामा करेगी और फिर शांत हो जाएगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी दृढ़ होगी। प्रिया ऊपर से नीचे आई, उसके हाथ में एक छोटा सूटकेस था। आरव उसके पीछे पीछे चल रहा था, कसकर अपनी मां का हाथ पकड़े हुए। तुम कहाँ जा रही हो? करण ने थोड़ी घबराहट में पूछा। मैं कुछ समय के लिए बेटे को लेकर अपने मायके जा रही हूं। मैंने कागजों पर दस्तखत कर दिए हैं, तुम भी कर दो और वकील को भेज देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बेटे की कस्टडी चाहिए, प्रिया ने साफ साफ कहा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। करण ने उसे देखा और फिर कागजों को। उसके अंदर एक अहंकार जागा। उसने सोचा कि वह उसे डराने के लिए नाटक कर रही है। तुम्हें लगता है तुम बेटे को पाल सकती हो, किस चीज से पालोगी? यह मत भूलो कि आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब मेरी वजह से है। प्रिया फीकी हंसी हंसी, एक कड़वी मुस्कान। चिंता मत करो, मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं लूंगी। यह घर, गाड़ी, कंपनी सब तुम रख लो, मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। उसकी दृढ़ता ने करण को थोड़ा गुस्सा दिलाया। उसने बिना पढ़े ही कागजों पर तेजी से दस्तखत कर दिए। वह उसे दिखाना चाहता था कि उसके बिना वह अच्छी तरह जी सकता है, बल्कि और भी बेहतर। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो, लेकिन बच्चे की कस्टडी का फैसला अदालत में होगा। मैं अदालत को साबित कर दूंगा कि मेरे पास उसे तुमसे बेहतर जीवन देने के लिए पर्याप्त साधन हैं। यह कहकर उसने कागजात मेज पर फेंक दिए और काम पर चला गया। वह नहीं जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे गलत दस्तखत था। प्रिया ने उसकी पीठ को देखा और एक शब्द भी नहीं कहा। वह अपने बेटे को लेकर उस विला से बाहर निकल गई, जिसे वह कभी अपना घर मानती थी। प्रिया के जाने के बाद करण पूरी तरह से तान्या के साथ रहने चला गया। वह बिना किसी बंधन के अपनी आजाद जिंदगी का आनंद लेने लगा। तान्या बेहद खुश थी। वह एक शादी का सपना देखने लगी, एक बड़े समूह की मालकिन बनने का सपना। अदालत के दिन करण पूरे आत्मविश्वास के साथ आया। उसके हरकार पारासा वकील ने आए और संपत्ति के सभी कागजात तैयार कर लिए थे, ताकि वह बच्चे की कस्टडी जीत सके। सुनवाई उम्मीद के मुताबिक ही हुई। करण ने अपनी बेहतर वित्तीय क्षमता के बारे में बताया। जज साहब, मैं एक बड़े समूह का अध्यक्ष हूं। मेरी सालाना आय करोड़ों में है। मैं अपने बेटे को सबसे अच्छा विकास का माहौल देने में पूरी तरह सक्षम हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्कूल, विदेश में पढ़ाई, जो उसकी मां कभी नहीं कर सकती। प्रिया की वकील, एक शांत अधेड़ उम्र की महिला, बस चुपचाप सुनती रही। जब उसकी बारी आई तो वह उठी और धीरे से बोली, जज साहब, यह सच है कि मिस्टर करण की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे पास कुछ कागजात हैं जो हम अदालत में पेश करना चाहते हैं। उसने एक फाइल पेश की। यह उस विला के मालिकाना हक का प्रमाण पत्र है जिसमें मिस्टर करण और मिसेज प्रिया रहते थे। कागजों पर एकमात्र नाम मिसेज प्रिया का है। करण स्तब्ध रह गया। क्या यह नहीं हो सकता? प्रिया की वकील ने आगे कहा, और यह करण एंटरप्राइजेज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। मिसेज प्रिया कंपनी में 70% हिस्सेदारी की मालिक हैं। पूरे अदालत में हलचल मच गई। करण खड़ा हो गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। बकवास।
यह कैसे हो सकता है? प्रिया की वकील ने समझाया। मिस्टर करण, क्या आपको याद है, सालों पहले जब कंपनी नई नई शुरू हुई थी, तब आप एक छोटे से विवाद में फंसे थे और कानूनी तौर पर अपने नाम पर कुछ नहीं रख सकते थे। आपने अपनी पत्नी मिसेज प्रिया से सभी कागजों पर अपना नाम रखने के लिए कहा था। आपने कहा था कि पति पत्नी एक होते हैं, किसी का भी नाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा था कि आपको उन पर पूरा भरोसा है। वकील के हर शब्द करण के चेहरे पर ठंडे पानी की तरह पड़े। उसे याद आ गया, उसे सब कुछ याद आ गया। उस दिन उसने प्रिया से मीठी मीठी बातें की थीं। उसे उस पर पूरा भरोसा था और उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा। वह इतना अहंकारी हो गया था कि उसने मान लिया था कि उसने जो कुछ भी बनाया है वह सब उसका है, और वह भूल गया था कि कानूनी तौर पर सब कुछ उस पत्नी के हाथ में था जिसे उसने छोड़ दिया था। प्रिया का इरादा उसकी संपत्ति हड़पने का नहीं था। उसने वकील से ये कागजात सिर्फ इसलिए पेश करवाए थे ताकि वह अदालत को साबित कर सके कि वह अपने बेटे को पालने के लिए आर्थिक रूप से पूरी तरह सक्षम है, ताकि करण पैसे का बहाना बनाकर बेटे को उससे दूर न कर सके। लेकिन करण ने ऐसा नहीं सोचा। उसने प्रिया को घृणा की दृष्टि से देखा। उसने सोचा कि उसने उसे धोखा दिया है, कि उसने यह सब योजना बनाई थी। अदालत ने जानकारी की पुष्टि के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। करण गुस्से और भ्रम में अदालत से बाहर भागा। उसने अपनी सीधी सादी पत्नी को बहुत कम आंका था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे इतना गहरा घाव दे सकती है। करण उसमें आंकना था। आलीशान अपार्टमेंट में लौटा जहां वह और तान्या साथ रहते थे। उसका मन उलझा हुआ था। उसने अपना चमड़े का बैग सोफे पर फेंक दिया और गुस्से में अपनी टाई ढीली की। तान्या ने उसे गुस्से में देखा तो दौड़कर आई और मीठी आवाज में बोली, आप आ गए, क्या बात है? आप इतने तनाव में क्यों लग रहे हैं? क्या अदालत में सब ठीक नहीं रहा? करण चिल्लाया। क्या ठीक रहा? तुम्हें पता है, वह घर और वह कंपनी सब कुछ उसके नाम पर है। तान्या स्तब्ध रह गई। वह हकलाने लगी। आप क्या कह रहे हैं? उसके नाम पर यह कैसे हो सकता है? यह मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। मैंने उसे अपने नाम पर सब कुछ रखने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था कि वह एक दिन उसी का इस्तेमाल मेरे खिलाफ करेगी। मेरे खिलाफ। करण ने दीवार पर जोर से मुक्का मारा। तान्या घबराने लगी। उसका लक्ष्य सिर्फ करण नहीं था, बल्कि उसकी विशाल संपत्ति भी थी। अगर सब कुछ उसका नहीं है तो उसे क्या मिलेगा? तो अब हम क्या करेंगे? करण, क्या हम सब कुछ खो देंगे? आपको उस पर मुकदमा करना चाहिए, सब कुछ वापस लेना चाहिए। तान्या ने उकसाया। कैसे मुकदमा करूं? सब कुछ कागजों पर साफ साफ लिखा है। मैंने अपनी मर्जी से उसे सब कुछ दिया था। अब अगर वह वापस नहीं करती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। करण निराश होकर कुर्सी पर बैठ गया। तान्या का रवैया 180 डिग्री बदल गया। मीठी आवाज गायब हो गई और उसकी जगह सवाल और डांटने ले ली। हे भगवान, मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए कितनी मेहनत की और आखिर में तुम एक कंगाल निकले। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी बदनामी सहनी पड़ी, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। करण तान्या के इस बदलाव से हैरान रह गया। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझसे प्यार करती हो या मेरे पैसे से? तान्या तिरस्कार से हंसी। उसका असली चेहरा आखिरकार सामने आ गया। अगर मैं यथार्थवादी नहीं होंगी तो कैसे जीऊंगी? क्या तुम्हें लगता है कि प्यार से पेट भरता है? मैं तुम्हारे साथ थी। मैंने कितने मौके छोड़े क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुम मुझे एक आरामदायक जीवन दे सकते हो, और अब देखो, तुम तो उन लोगों से भी बदतर हो जो मेरे पीछे पड़े थे। करण खड़ा हो गया, तान्या की ओर उंगली उठाते हुए। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। तुम अब तक सिर्फ मुझे धोखा दे रही थीं। किसने किसको धोखा दिया? तुम भी अपनी पत्नी से ऊब गए थे, तभी तो मेरे पास आए थे। हम दोनों के बीच बस एक सौदा था, लेकिन अब
तुम्हारा माल किसी काम का नहीं रहा। यह कहकर तान्या कमरे में चली गई और अपने कपड़े, ब्रांडेड बैग जो करण ने उसे खरीद कर दिए थे, पैक करने लगी। करण मूर्ति की तरह खड़ा रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस औरत के लिए वह पागल था, जिसके लिए उसने अपना परिवार छोड़ दिया, वह आज उसके साथ इतनी बेरहमी से पेश आ रही है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं कहाँ जा रही हूं? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ओह, इस अपार्टमेंट का किराया तुमने 6 महीने का एडवांस दे रखा है ना? मैं तब तक यहीं रहूंगी जब तक यह खत्म नहीं हो जाता। इसे मेरी जवानी का हर्जाना समझ लेना, और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपना सामान यहां से ले जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। तान्या अपना सूटकेस खींचकर दरवाजे से बाहर निकली। जाने से पहले उसने एक आखिरी बात कही जो एक चाकू की तरह थी। अच्छा हुआ कि तुम्हारा और तुम्हारी पूर्व पत्नी का अभी तक तलाक नहीं हुआ है। अब जाओ और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगो। क्या पता वह तरस खाकर तुम्हें जीने के लिए थोड़ी संपत्ति दे दे। तुम जैसे असफल मर्द सच में दयनीय होते हैं। दरवाजा जोर से बंद हो गया। करण उस शानदार लेकिन ठंडे अपार्टमेंट में अकेला खड़ा था। उसके आस पास सब कुछ जैसे ढह गया था। उसे पत्नी ने छोड़ दिया, प्रेमिका ने धोखा दिया। वह खुद को विजेता समझता था, जिसके पास चुनने का अधिकार था, लेकिन अंत में वह सबसे बुरी तरह हारा हुआ इंसान बन गया, जिसने सब कुछ खो दिया। वह हंसा, एक कड़वी दर्द भरी हंसी। तान्या के जाने के बाद करण शराब में डूब गया। वह कंपनी नहीं गया, किसी का फोन नहीं उठाया। उसने खुद को अपार्टमेंट में बंद कर लिया। दिन रात खाली बोतलों के साथ गुजारने लगा। उसी समय यह खबर फैलने लगी कि कंपनी की संपत्ति वास्तव में उसकी पत्नी की है। कंपनी के दूसरे शेयरधारक चिंतित होने लगे। वे उससे मिलने उसके घर तक आए, लेकिन मिल नहीं पाए। करण की प्रतिष्ठा गंभीर रूप से गिर गई। कुछ बड़े पार्टनर्स ने कंपनी के आंतरिक मामलों में गड़बड़ी की खबर सुनकर अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। चल रहे प्रोजेक्ट रुक गए और बैंक लगातार कर्ज चुकाने के लिए फोन करने लगे। करण एंटरप्राइजेज, जो विकास की राह पर थी, अचानक संकट में पड़ गई। करण के बिना और नकारात्मक अफवाहों के कारण कंपनी तेजी से नीचे जाने लगी। प्रमुख कर्मचारी एक एक करके नौकरी छोड़ने लगे और कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। अंत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी। उन्होंने प्रिया से संपर्क किया, जिसके पास 70% हिस्सेदारी थी, ताकि कोई समाधान निकाला जा सके। प्रिया ने कुछ समय सोचने के बाद फैसला किया कि वह करण की सालों की मेहनत को इस तरह बर्बाद नहीं होने देगी। आखिरकार यह उसकी मेहनत थी। उन दोनों के शुरुआती दिनों के पसीने और आंसू थे। वह बैठक में शामिल होने के लिए तैयार हो गई। शेयरधारकों के सामने प्रिया ने एक अप्रत्याशित फैसला सुनाया। मैं अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दूंगी। इससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल बैंक का कर्ज चुकाने, कर्मचारियों का वेतन देने और निवेशकों की भरपाई के लिए किया जाएगा। मैं नहीं चाहती कि कंपनी दिवालिया हो। हर कोई उसके फैसले से हैरान था। उन्होंने सोचा था कि वह इस मौके का फायदा उठाकर कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी। नेहा, जो प्रिया की मदद के लिए साथ आई थी, ने उसका हाथ खींचा। तुम पागल हो गई हो, यह तुम्हारी संपत्ति है। तुम उस धोखेबाज पति की कंपनी का कर्ज चुकाने के लिए इसे क्यों बेच रही हो? प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज शांत थी। यह मेरा नहीं है नेहा, यह उसका पसीना है, उसका सपना है। नाम मेरा है, लेकिन इसे बनाने की मेहनत उसकी है। मैं इसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। समझ लो, मैंने उसे सब कुछ वापस कर दिया। आज के बाद मेरा और उसका कोई लेना देना नहीं है। प्रिया ने वही किया जो उसने कहा था। उसने अपनी हिस्सेदारी बेचकर कंपनी के सारे कर्ज चुका दिए। भले ही वह कंपनी को पूरी तरह से नहीं बचा सकी,
लेकिन कम से कम उसके इस कदम ने कई कर्मचारियों को अचानक नौकरी खोने से और कई निवेशकों को पूरी तरह बर्बाद होने से बचा लिया। प्रिया का नाम अचानक व्यापार जगत में उसकी दयालुता और वफादारी के लिए सम्मान से लिया जाने लगा, और करण शराब में डूबे रहने के बाद जब वह जागा तो उसे कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। उसने कंपनी खो दी, संपत्ति खो दी, प्रेमिका खो दी और अपना परिवार भी खो दिया। वह विला भी अब उसका नहीं था। वह एक कंगाल बन गया था, उस गरीब छात्र से भी बदतर जो वह सालों पहले था। कम से कम तब उसके पास प्यार और उम्मीद तो थी। वह मुंबई की उन सड़कों पर भटकने लगा जहां वह और प्रिया कभी साथ घूमा करते थे। वह उस ढाबे के पास से गुजरा जहां वे पहली बार मिले थे, उस छोटी गली से गुजरा जो उनके पुराने किराए के कमरे की ओर जाती थी। यादें एक धीमी गति की फिल्म की तरह उसके सामने आने लगीं, साफ और दर्दनाक। उसे एहसास हुआ कि पैसे और प्रसिद्धि की दौड़ में उसने सबसे कीमती चीज खो दी थी। उसके पास सब कुछ था, एक अच्छी पत्नी, एक प्यारा बेटा, एक खुशहाल परिवार, लेकिन उसने खुद ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। वह एक पार्क की बेंच पर बैठ गया जहां उसने कभी प्रिया के साथ एक बड़ा पाव साझा किया था। उस असफल आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह हार गया था, अपनी ही जिंदगी में हार गया था, जिस पर उसे कभी बहुत गर्व था। कंपनी के सारे मामले सुलझाने के बाद प्रिया के पास उस शोर, शराबे और दर्द भरे शहर में रहने का कोई कारण नहीं बचा था। उसने आरव को लेकर अपने गांव वापस जाने का फैसला किया, जहां उसके पिता बाबूजी दिन रात उनका इंतजार कर रहे थे। नेहा माँ बेटे को बस स्टैंड पर छोड़ने आई। तुम गांव जाकर क्या करोगी? क्या तुम्हें मेरी किसी मदद की जरूरत है? नेहा ने चिंता से पूछा। प्रिया एक हल्की मुस्कान के साथ मुस्कुराई। मैं एक छोटी सी दुकान या एक छोटा सा कैफे खोलूंगी। मैं अपने बेटे को खुद पालूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। और उस कमीने का क्या क्या तुम उसे ऐसे ही माफ कर दोगी? माफ करना या न करना अब कोई मायने नहीं रखता। उसने जो किया है उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी है। मैं अब और नफरत नहीं पालना चाहती। मैं बस अपने बेटे के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती हूं। बस चल पड़ी पीछे उस भव्य शहर को छोड़ते हुए, पीछे 10 साल की जवानी की खट्टी मीठी यादों को छोड़ते हुए। प्रिया ने अपने बेटे को अपनी बाहों में भर लिया, खिड़की से बाहर देखा। ऊंची इमारतें धीरे धीरे पीछे छूट रही थीं और उनकी जगह हरे भरे धान के खेत, झुके हुए नारियल के पेड़ ले रहे थे। गांव की ताजी हवा खुली खिड़की से अंदर आई और उसके मन की सारी चिंताएं उड़ा ले गई। आरव उत्साह से इशारा कर रहा था, मां देखो गाय, मां देखो बगुला। प्रिया ने उसके सिर पर हाथ फेरा। हां, अब हम नानाजी के पास गांव में रहेंगे। आरव को यह सब रोज देखने को मिलेगा। बस गांव के किनारे रुकी। बाबूजी पहले से ही इंतजार कर रहे थे। अपनी बेटी और नाती को देखकर वह खुशी से उन्हें लेने दौड़े। उनके थके हुए चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन उनकी आंखें दयालु और गर्मजोशी से भरी थीं। आ गए तुम लोग? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? उन्होंने आरव के सिर पर हाथ फेरा। नहीं नाना जी, मैं ठीक हूं। नमस्ते नाना जी, आरव ने शिष्टाचार से कहा। बाबूजी ने अपने नाती का हाथ पकड़ा और अपनी बेटी की ओर देखा। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन कोई शिकायत नहीं। वह जानते थे कि उनकी बेटी ने मुश्किल समय का सामना किया है। घर आ गई, अच्छा किया। हमारा घर गरीब है, लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं है। यहां आकर आराम करो बेटा। बाबूजी का घर एक साधारण सा कच्चा मकान था, जो एक छोटी सी नदी के किनारे बसा था। घर के सामने एक छोटा सा बगीचा था जिसमें तरह तरह की सब्जियां लगी थीं, और पीछे धान के खेत दूर तक फैले हुए थे। माहौल इतना शांत था कि प्रिया का मन हल्का हो गया। उसे अब किसी की चुभती नजरों का सामना नहीं करना था, न ही कड़वे शब्द सुनने थे। यहां वह खुद थी। उस रात तीनों एक सादे भोजन पर साथ बैठे, जिसमें मछली की करी और पालक की सब्जी थी। साधारण भोजन,
लेकिन बहुत स्वादिष्ट था। आरव ने 2 कटोरी चावल खाए और मुस्कुराते हुए कहा, नानाजी का बनाया खाना शहर के खाने से ज्यादा अच्छा है माँ। बाबूजी प्यार से हंसे। अगर पसंद आया तो कल फिर बना दूंगा। यहां मेरे साथ रहोगे तो भूखे नहीं रहोगे। रात हो गई, बगीचे में झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। प्रिया और उसका बेटा एक पुरानी बांस की चारपाई पर लेटे थे, पत्तों से होकर बहने वाली हवा की आवाज सुन रहे थे। माँ क्या, हम हमेशा यहीं रहेंगे, आरव ने फुसफुसाया। हाँ, तुम्हें पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। यहाँ नानाजी हैं, खेत हैं और हवा भी बहुत अच्छी है। माँ, हमारा घर बड़ा नहीं होना चाहिए, बस माँ और मैं साथ होने चाहिए। बेटे के मासूम शब्दों ने प्रिया की आंखें नम कर दीं। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। हाँ, उसे और कुछ नहीं चाहिए था। बस उसका बेटा उसके साथ हो, चाहे कहीं भी हो, वही उसका घर था। उन दोनों माँ बेटे की नई जिंदगी इसी शांत जगह से शुरू होगी। अपने वादे के मुताबिक प्रिया ने एक नई जिंदगी शुरू की। उसने अपनी बची हुई थोड़ी सी बचत से घर के सामने के छोटे से आंगन को ठीक करवाया और एक साधारण सा कैफे बनाया। कैफे में बस कुछ बांस की मेज, कुर्सियां थीं और एक फूस की छत से थी, जो देहाती लेकिन साफ सुथरी और हवादार लगती थी। उसने कैफे का नाम शांति रखा। सुबह प्रिया जल्दी उठकर ब्रेड बनाती और गन्ने का रस तैयार करती। गर्म ब्रेड की महक पूरे मोहल्ले में फैल जाती। गांव के लोग उसकी सादगी और मेहनत को पसंद करते थे, इसलिए वे अक्सर उसे समर्थन देने आते। कोई अपने बच्चे के लिए स्कूल ले जाने को ब्रेड खरीदता तो कोई खेत से काम करके लौटते हुए गन्ने का रस पीने रुक जाता। प्रिया सिर्फ बेचती ही नहीं थी। गांव में कई गरीब बच्चों को देखकर वह दोपहर में थोड़ी खीर बनाती और उन्हें मुफ्त में खाने के लिए बुलाती। वह शाम को मोहल्ले के कमजोर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। आरव भी जल्दी ही गांव के जीवन में घुल मिल गया। वह अब विला में रहने वाला लाडला बच्चा नहीं था, जिसकी देखभाल नौकर करते थे। आरव ने खुद घर में झाड़ू लगाना, मां की मदद करना, मुर्गियों को दाना डालना सीख लिया। उसकी त्वचा धूप में खेलने से सांवली हो गई थी, लेकिन उसकी मुस्कान हमेशा खिली रहती थी। आरव के दोस्त गांव के सीधे सादे बच्चे थे। वे साथ में झींगुर पकड़ते, टीले पर पतंग उड़ाते, नदी में नहाते। उसका बचपन खूबसूरत और सरल यादों से भर गया। एक दिन नेहा शहर से उससे मिलने आई। उसने प्रिया को एक साधारण सूती साड़ी पहने तेजी से ब्रेड बनाते हुए देखा। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। नेहा को दुख हुआ। देखो अपनी हालत, हाथ पैर कितने खुरदरे हो गए हैं। पहले तो तुम्हें कभी यह सब नहीं करना पड़ता था। प्रिया मुस्कुराई। मुझे इसमें खुशी मिलती है नेहा। अपने हाथों से पैसे कमाकर अपने बेटे को बड़ा करना, मुझे यह जीवन बहुत सार्थक लगता है। देखो, मेरे पास मेरा बेटा है, मेरे पिता हैं और प्यार करने वाले पड़ोसी हैं। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। नेहा ने छोटे से कैफे के चारों ओर देखा, अपनी दोस्त की शांत मुस्कान को देखा और फिर आंगन में खुशी से खेलते आरव को देखा। वह समझ गई कि प्रिया ने सच में खुशी पा ली है। खुशी बड़े घर या कार में नहीं, बल्कि मन की शांति में होती है। हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम उस विला में रहने से ज्यादा खूबसूरत अब लग रही हो। दोनों दोस्त साथ बैठकर ठंडा शरबत पीते हुए बातें करने लगीं। सरिता जी करण की माँ अपने बेटे के दिवालिया होने के बाद गांव वापस आ गई थीं। उनका घर प्रिया के घर से ज्यादा दूर नहीं था। जब उन्होंने सुना कि उनकी पूर्व बहू गांव आकर एक कैफे चला रही है, तो उन्हें गुस्सा भी आया और शर्म भी। उन्होंने सोचा कि प्रिया ने उनके बेटे की पूर्व बहू गांव आकर एक कैफे चला रही है, सारी संपत्ति छीन ली है और अब यहां आराम की जिंदगी जी रही है। कभी कभी वह कैफे के पास से गुजरतीं और नफरत भरी नजरों से देखतीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्रिया अभी भी सबसे अच्छा व्यवहार करती है, गांव वाले उसे प्यार करते हैं और आरव दिन ब दिन बड़ा और स्वस्थ हो रहा है,
तो उनके मन में भी थोड़ी हलचल हुई। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। सरिता जी बाजार से लौटते हुए फिसल कर गिर गईं। प्रिया जो कैफे साफ कर रही थी ने देखा और दौड़कर उन्हें सहारा दिया। मां जी, आप ठीक तो हैं? सरिता जी ने शर्मिंदगी से प्रिया को दूर धकेलना चाहा, लेकिन पैर में दर्द के कारण वह उठ नहीं पा रही थीं। प्रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें कैफे में सहारा दिया, तौलिया से उन्हें सुखाया और फिर तेल लेकर उनके पैर की मालिश करने लगी। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देती हूं। सरिता जी ने अपनी पूर्व बहू को देखा, जिसके साथ उन्होंने कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया था और जो अब इतने प्यार से उनकी देखभाल कर रही थी। उनके मन में एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप प्रिया को खुद को घर ले जाने दिया। पहली बार उन्हें अपने विचारों पर संदेह होने लगा। क्या उन्होंने इस बहू को सच में सही समझा था? गांव का जीवन शांति से बीतता रहा। प्रिया का शांति कैफे दिन ब दिन और प्रसिद्ध होता गया। न केवल गांव के लोग बल्कि आस पास के इलाकों से भी ग्राहक आने लगे। वे सिर्फ एक ठंडा पेय पीने या स्वादिष्ट ब्रेड खाने ही नहीं आते थे, बल्कि थोड़ी शांति पाने और उस कैफे की मालकिन की सौम्य मुस्कान देखने भी आते थे। प्रिया अब वह चुपचाप उदास रहने वाली औरत नहीं रही थी। अपने पिता, बेटे और पड़ोसियों के प्यार के बीच रहकर वह जैसे फिर से जी उठी थी। वह ज्यादा हंसती थी, ज्यादा बातें करती थी। उसकी मुस्कान अभी भी उस कॉलेज की छात्रा की तरह धूप सी चमकदार थी, लेकिन अब उसमें एक ऐसी महिला की परिपक्वता और गहराई थी जो तूफानों से गुजर चुकी थी। आरव उस शांति में दिन ब दिन बड़ा हो रहा था। वह अपनी माँ और नाना से बहुत प्यार करता था। काम खत्म होने के बाद प्रिया अपने बेटे के साथ समय बिताती। माँ बेटा साथ में खेत में घोंघे पकड़ते टीले पर टहलने जाते। एक शाम माँ बेटा नदी के किनारे सूर्यास्त देख रहे थे। लाल सूरज धीरे धीरे बांस के झुरमुट के पीछे डूब रहा था, जिससे पूरा आसमान और पानी सुनहरा हो गया था। आरव ने अपना सिर माँ के कंधे पर रखा और अचानक बोला, माँ, मैंने देखा है कि आप आजकल ज्यादा मुस्कुराती हैं। प्रिया रुक गई। उसने मुड़कर अपने बेटे को देखा। उसकी मासूम आंखें उसे देख रही थीं, जिनमें शाम की चमक झलक रही थी। तुमने ऐसा क्यों कहा? जब हम बड़े घर में थे तो मैंने आपको बहुत कम मुस्कुराते हुए देखा था। आप बस अकेली बैठी खिड़की से बाहर देखती रहती थीं। लेकिन जब से हम नानाजी के पास आए हैं, मैं आपको हर दिन मुस्कुराते हुए देखता हूं। आप मुझसे मुस्कुराती हैं, नानाजी से मुस्कुराती हैं, और दुकान पर आने वाले अंकल आंटी से भी मुस्कुराती हैं। मुझे आपका ऐसे मुस्कुराना बहुत पसंद है। बेटे के शब्दों ने प्रिया की आंखों में आंसू ला दिए। तो उसके नन्हे बेटे ने सब कुछ देखा और महसूस किया था। तो उसकी खुशी और दुख उसके बच्चे की मासूम आंखों में छप गए थे। उसने अपने बेटे को गले लगाया और उसके नरम बालों को चूमा। हाँ, अब से माँ बहुत मुस्कुराएगी। माँ मुस्कुराएगी क्योंकि माँ के पास आरव है। मैं भी आपको हर दिन हंसाऊंगा। आरव ने अपनी बाहें माँ के गले में डाल दीं और खिलखिलाकर हंस पड़ा। माँ बेटे की हंसी उस शांत नदी के किनारे गूंज उठी। प्रिया की नई जिंदगी की खबर सरिता जी के गांव तक भी पहुंची। लोग कहते थे कि प्रिया न केवल सुंदर और दयालु है बल्कि बहुत नेक भी है। वह गरीबों की मदद करती है, बच्चों को पढ़ाती है और हर कोई उसे प्यार और सम्मान देता है। सरिता जी यह सुनकर बेचैन हो गईं। वह उन दिनों को याद करने लगीं जब प्रिया नई नई बहू बनकर आई थी। वह हमेशा उनकी सेवा करती थी, उनका ख्याल रखती थी। जब भी वह बीमार पड़ती थीं, प्रिया ही अपने हाथों से उनके लिए दलिया बनाती और दवा देती थी। लेकिन उन्होंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था? उन्होंने उसे डांटा था, दोषी ठहराया था और आंखें मूंदकर अपने बेटे का पक्ष लिया था। उनके मन में एक पछतावा घर करने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि वह गलत थीं।
उनके बेटे के लालच और उनके प्रोत्साहन ने एक खुशहाल परिवार को टूटने के कगार पर पहुंचा दिया था। उनका बेटा अब बर्बाद हो चुका था और जिस बहू को वह तुच्छ समझती थीं वह एक खुशहाल और सम्मानित जीवन जी रही थी। क्या यह कर्म नहीं था? 1 साल से ज्यादा बीत गया जब से करण ने सब कुछ खो दिया था। उसे कर्ज चुकाने के लिए जो कुछ बचा था वह भी बेचना पड़ा। वह दिहाड़ी मजदूरी करने लगा, जीने के लिए हर तरह का काम करता। एक शानदार डायरेक्टर से वह एक मजदूर, एक कुल्ली बन गया। मेहनत भरी जिंदगी ने उसके आकर्षक रूप को खत्म कर दिया था। वह बहुत दुबला और सांवला हो गया था। दाढ़ी, बाल बढ़े हुए और थके हुए लग रहे थे। उसने किसी से यहां तक कि अपनी मां से भी संपर्क करने की हिम्मत नहीं की। उसे शर्म आती थी। उसके पास उन लोगों का सामना करने का कोई मुंह नहीं था जिन्हें वह कभी जानता था। लेकिन अपने दिल की गहराई में वह प्रिया और अपने बेटे को कभी नहीं भूला। उनकी छवि हर रात उसे सपनों में सताती थी। उसे प्रिया की मुस्कान याद आती थी, आरव की तोतली आवाज याद आती थी। उसे बेहद पछतावा था। कई रातों की बेचैनी के बाद उसने आखिरकार वापस जाने का फैसला किया। कुछ वापस मांगने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक बार अपनी पत्नी और बेटे को देखने के लिए, भले ही दूर से। उसने प्रिया के गांव की बस पकड़ी। जब वह गांव के किनारे बस से उतरा तो किसी ने भी उस शानदार डायरेक्टर करण को नहीं पहचाना। उन्होंने बस एक थके, मांदे, पुराने कपड़ों में, थकी और खाली आंखों वाले आदमी को देखा। उसने शांति कैफे का रास्ता पूछा। एक गांव वाले ने उत्साह से उसे बताया, ओह प्रिया जी का कैफे, आप इस सड़क पर सीधे चलते जाइए, नदी के आखिर में आपको मिल जाएगा। छोटा सा कैफे है जिस पर बोगनविलिया के साड़ सुंदर फूल लगे हैं। करण उस जानी पहचानी गांव की सड़क पर चलने लगा। उसका दिल भारी था। उसे नहीं पता था कि वह प्रिया का सामना कैसे करेगा। क्या वह उससे नफरत करेगी, उसे भगा देगी? दूर से ही उसे नदी के किनारे बसा वह छोटा सुंदर कैफे दिखाई दिया। रंग बिरंगे बोगनविलिया के फूलों के नीचे प्रिया एक छोटी कुर्सी पर बैठी थी। हाथ में एक किताब थी और वह धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आरव को पढ़ना सिखा रही थी। इस अक्षर को प्यार पढ़ते हैं बेटा, प्यार, प्यार, मां से प्यार। आरव ने पढ़ने के बाद मुड़कर अपनी मां को गले लगा लिया। प्रिया ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ, मां भी आरव से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है। वह शांत और गर्मजोशी भरा दृश्य करण के दिल में एक चाकू की तरह चुभ गया। प्रिया की मुस्कान, वह मुस्कान जिसे उसने खो दिया था, अब फिर से खिल रही थी, चमकदार और खुश। लेकिन वह मुस्कान अब उसके लिए नहीं थी। वह एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा रहा। बाहर आने की हिम्मत नहीं कर सका। वह बस वहीं खड़ा होकर मां बेटे को देखता रहा। उसने उसे ग्राहकों के लिए पेय बनाते देखा, एक बूढ़ी औरत का हाल चाल पूछते देखा, एक बच्चे का मुंह पोंछते देखा। आज की प्रिया बहुत अलग थी, वही कोमलता थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी आत्मनिर्भरता और ताकत झलक रही थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। ग्राहक जा चुके थे। प्रिया कैफे समेट रही थी और आरव अपनी मां की मदद कर रहा था। करण अभी भी पत्थर की तरह वहीं खड़ा था। उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ में कभी एक पातकरण आध बही सो के हाथ था, स्वर्ग था। लेकिन उसने मूर्खता से उसे व्यर्थ की चीजों के पीछे भागने के लिए फेंक दिया। वह खुद को रोक नहीं पाया, आंसू बहने लगे। वह आदमी जो कभी अहंकारी और घमंडी था, अब एक बच्चे की तरह रो रहा था। अपनी मूर्खता और पापों के लिए रो रहा था। एक अजीब सी आवाज सुनकर प्रिया मुड़ी और वह यह देखकर स्तब्ध रह गई कि पेड़ के पीछे रो रहा आदमी करण था। भले ही वह बहुत बदल गया था, थका हुआ और बिखरा हुआ, लेकिन उसने उन आंखों को पहचान लिया। आरव ने भी अपनी मां की तरफ देखा। वह थोड़ी देर हैरान रहा और फिर चिल्लाया, पापा। बेटे की पुकार ने जैसे एक आदेश की तरह करण को उसके छिपने की जगह से बाहर खींच लिया। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और हिचकिचाते हुए बाहर आया।
प्रिया की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। प्रिया ने बर्तनों का ढेर नीचे रखा, उसे देखा। उसका मन अजीब तरह से शांत था, न नफरत थी न खुशी, बस थोड़ी हैरानी थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? करण ने सिर झुका लिया, उसकी आवाज भारी थी। मैं बेटे से मिलने आया था। आरव दौड़कर आया और उसके पैर से लिपट गया। उसमें जरा भी दूरी नहीं थी। भले ही वे 1 साल से ज्यादा समय से नहीं मिले थे, पिता पुत्र का रिश्ता अभी भी वहीं था। पापा आप आ गए, मुझे आपकी बहुत याद आई। करण घुटनों के बल बैठ गया और अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। उसके आंसू फिर से बहने लगे, जिससे बच्चे के छोटे कंधे भीग गए। वह एक शब्द भी नहीं कह सका, बस अपने बेटे को कसकर पकड़े रहा, जैसे डर हो कि अगर छोड़ दिया तो वह गायब हो जाएगा। प्रिया यह दृश्य देखकर भावुक हो गई। भले ही करण ने उसे कितना भी दुख दिया हो, लेकिन वह आरव का पिता था और यह एक ऐसा रिश्ता था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। उसने धीरे से कहा, अंधेरा हो रहा है, अंदर आ जाओ। करण ने सिर उठाकर उसे देखा, उसकी आंखों में अविश्वास था। उसने सोचा था कि वह उसे भगा देगी। वह बेटे को लेकर घर के अंदर गया। छोटा सा घर, साधारण लेकिन साफ सुथरा और आरामदायक था। बाबूजी रसोई से बाहर आए, करण को देखा, एक गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे अंदर चले गए। उस रात का खाना खामोशी में बीता। करण खाते हुए कांप रहा था। कितने समय बाद उसे ऐसा गर्मजोशी भरा पारिवारिक भोजन मिला था। खाने के बाद प्रिया ने आरव को नानाजी के पास अंदर जाने के लिए कहा। उसने एक केतली चाय बनाई और करण के सामने रख दी। पी लो। करण उसे देखने की हिम्मत नहीं कर सका। वह हकलाया, प्रिया, मैं माफी मांगता हूं। यह कहकर वह खुद को रोक नहीं पाया और उसके सामने घुटनों के बल गिर गया। मुझे माफ कर दो प्रिया, सब मेरी गलती थी। मैं बहुत मूर्ख, बहुत अहंकारी था। मैंने जो मेरे पास था उसकी कद्र नहीं की। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैं तुमसे माफी मांगने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं बस एक बार माफी मांगना चाहता था। मैं गलत था प्रिया। प्रिया ने उस आदमी को देखा जो उसके पैरों में घुटने टेके हुए था। यह वह पति था जिसे उसने कभी पूरे दिल से प्यार किया था, जो उसके साथ मुश्किल दिनों में चला था। वह गलत था, बहुत गलत। लेकिन उसकी दयनीय हालत देखकर उसके मन में अब कोई नफरत नहीं बची थी। उसने उसे उठाया, उठो, जो हो गया सो हो गया। नहीं, मैं इसके लायक नहीं हूं। करण सिसक रहा था। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन तुम्हें खोने के बाद मुझे समझ आया कि कुछ न होने का क्या मतलब होता है। प्रिया ने उसे देखा, उसकी आंखें दयालु और क्षमाशील थीं। तुमने सब कुछ नहीं खोया, तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारा बेटा है। तभी आरव दौड़कर बाहर आया, अपने पापा को रोते और घुटने टेके देख वह जल्दी से आया और अपने नन्हे हाथों से अपने पापा का हाथ पकड़ लिया। उसने अपनी मां की ओर देखा और फिर अपने पापा की ओर और मासूमियत से कहा, पापा, मां कहती हैं जो अपनी गलती मान लेता है उसे फिर से प्यार किया जाता है। बेटे के शब्दों ने करण के सूखे दिल में एक गर्म धारा की तरह काम किया। उसने आंसू भरी आंखों से प्रिया की ओर देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिला दिया। वह जानता था कि आगे का रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन कम से कम उसे क्षमा और आशा की एक किरण दिखाई दी थी। उस रात के बाद प्रिया ने उसे रहने की इजाजत नहीं दी। उसने उसे पुराने स्टोर रूम में एक अस्थायी जगह दे दी। उसने न तो माफ करने की बात कही, न ही न करने की। उसने बस सब कुछ समय पर छोड़ दिया। करण जानता था कि उसके पास अब कुछ भी मांगने का कोई अधिकार नहीं है। उसने स्वीकार कर लिया। हर दिन वह बहुत जल्दी उठता और चुपचाप घर के सारे भारी काम करता। वह लकड़ी काटता, पानी भरता, बाड़ की मरम्मत करता, बगीचे में खुदाई करता। वह अपनी गलती सुधारने के तरीके के रूप में वह सब कुछ करता जो वह कर सकता था। वह प्रिया से ज्यादा बात करने की हिम्मत नहीं करता था, बस उसे दूर से देखता था। उसका एकमात्र सुकून आरव था। बच्चा अपने पापा से बहुत लगाव रखता था।
स्कूल से आते ही वह अपने पापा को ढूंढने दौड़ता था। दोनों बाप बेटा साथ में खेत में जाते। करण उसे धान और शकरकंद के पौधों को पहचानना सिखाता, उसे पुरानी कहानियां सुनाता। बेटे के साथ बिताए पल उसकी तूफानी जिंदगी के सबसे शांत पल थे। बाबूजी, प्रिया के पिता, अभी भी करण के प्रति उदासीन थे। वह उससे बात नहीं करते थे, न ही उसकी तरफ देखते थे। वह उन आंसुओं को नहीं भूल सकते थे जो उनकी बेटी ने इस आदमी के कारण बहाए थे। एक दोपहर जब उन्होंने देखा कि करण टपकती हुई छत की मरम्मत कर रहा है और उसकी पीठ पसीने से भीगी हुई है, तो बाबूजी उसके लिए एक गिलास ठंडा शरबत ले आए। करण ने अपने ससुर को देखा तो चौंक गया और जल्दी से खड़ा हो गया। जी, नमस्ते बाबूजी। बाबूजी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने गिलास मेज पर रखा, पी लो और फिर काम करो। करण ने कांपते हाथों से गिलास उठाया। यह पहली बार था जब बाबूजी ने उससे खुद बात की थी। बाबूजी पास की एक पत्थर की बेंच पर बैठ गए, एक बीड़ी जलाई, एक लंबा कश लिया और फिर बोले, तुम यहां क्या करने आए हो? करण ने सिर झुका लिया। जी, मैं प्रिया से माफी मांगने और बेटे से मिलने आया हूं। माफी मांगने से सब ठीक हो जाता है। बाबूजी की आवाज धीमी लेकिन भारी थी। प्रिया ने तुम्हारी वजह से कितना दुख सहा है। तुम जानते हो, वह टीचिंग कॉलेज में पढ़ती थी, टीचर बनने का सपना देखती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से उसने सब कुछ छोड़ दिया और अकाउंटेंट की नौकरी की ताकि तुम्हारी आर्थिक मदद कर सके। जब तुमने अपना काम शुरू किया तो वह तुम्हारे साथ पूरी रात जागती थी। जब तुम सफल हुए तो वह तुम्हारे पीछे हटकर तुम्हारी ताकत बनी। और तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? बाबूजी के हर शब्द करण के सीने पर हथौड़े की तरह लग रहे थे। वह एक शब्द भी नहीं कह सका, बस चुपचाप सुनता रहा। तुम्हारे पास पैसा था, तुम्हारे पास रुतबा था, तुमने सोचा कि तुम उसे सब कुछ दे सकते हो, लेकिन तुम भूल गए कि उसे बड़े घर या कार की जरूरत नहीं थी। उसे एक प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले पति की जरूरत थी। तुमने बाहरी दिखावे के लिए अपनी वफादार पत्नी को खो दिया। बाबूजी ने बीड़ी बुझा दी। मैं तुम्हें यहां रहने से नहीं रोक रहा हूं क्योंकि तुम आरव के पिता हो, लेकिन प्रिया तुम्हें फिर से स्वीकार करेगी या नहीं, यह तुम पर निर्भर करता है। टूटा हुआ रिश्ता इस टूटे हुए कटोरे की तरह होता है। उन्होंने पास पड़े एक टूटे हुए कटोरे के टुकड़े की ओर इशारा किया। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, यह पहले जैसा नहीं हो सकता। निशान हमेशा रहेगा। यह कहकर वह उठकर घर के अंदर चले गए और करण को उन गहरी बातों के साथ अकेला छोड़ दिया। वह समझ गया कि माफी पाने के लिए उसे 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। उसे अपने पश्चाताप को शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कामों से साबित करना होगा। उसके प्रायश्चित का रास्ता अभी शुरू ही हुआ था। करण के वापस आने और प्रिया के घर रहने की खबर जल्द ही सरिता जी तक पहुंच गई। वह खुश भी थीं और चिंतित भी। खुश थीं कि उन्हें अपना बेटा मिल गया और चिंतित थीं कि प्रिया उनके बेटे के साथ कैसा व्यवहार करेगी। कुछ दिनों की हिचकिचाहट के बाद उन्होंने खुद जाकर देखने का फैसला किया। उस दिन उन्होंने साफ सुथरे कपड़े पहने फलों की एक टोकरी ली और शांति कैफे पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने जो पहला दृश्य देखा वह उनके बेटे का था। करण, जो कभी एक शानदार डायरेक्टर था, अब पुराने काम करने वाले कपड़ों में ध्यान से एक एक गिलास और कप धो रहा था। प्रिया दुकान पर खड़ी थी और बीच बीच में मुड़कर उससे कुछ कह रही थी। भले ही वह सुन नहीं पा रही थीं, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका व्यवहार सामान्य था, तनावपूर्ण नहीं। सरिता जी थोड़ी देर झिझकीं और फिर अंदर गईं। प्रिया, उन्होंने धीरे से बुलाया। प्रिया मुड़ी और अपनी पूर्व सास को देखा। वह थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर भी शिष्टाचार से बोली, जी माँ जी, आप आई हैं, बैठिए, पानी पीजिए। करण ने अपनी मां को देखा तो घबरा गया। जल्दी से अपने हाथ पोंछे
और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। माँ, सरिता जी ने अपने बेटे की तरफ नहीं देखा, उनकी नजरें सिर्फ प्रिया पर थीं। वह उसके सामने गईं और अचानक घुटनों के बल बैठ गईं। माँ, मुझे माफ कर दो प्रिया। उनके इस काम से प्रिया और करण दोनों हैरान रह गए। कैफे में बैठे कुछ ग्राहक भी चौंक कर देखने लगे। प्रिया ने जल्दी से उन्हें उठाया। माँ जी, आप यह क्या कर रही हैं, उठिए। लेकिन सरिता जी उठने को तैयार नहीं थीं। उन्होंने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया, उनकी आंखें भर आईं। नहीं बेटा, मुझे घुटने टेकने दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मैं गलत थी। मैंने सही गलत नहीं देखा। आंखें मूंदकर अपने बेटे का पक्ष लिया। मैंने तुम्हें दुख पहुंचाने वाली बातें कहीं, मैंने तुम्हारी खुशी को बर्बाद करने में मदद की। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। प्रिया की आंखें भी नम हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी सख्त और अहंकारी सास ऐसा कर सकती है। वह जानती थी कि इस तरह झुकने के लिए उन्हें कितना दुख और पछतावा हुआ होगा। माँ जी, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। आप उठिए, लोग देख रहे हैं। प्रिया ने कहते हुए उन्हें उठाने की कोशिश की। करण भी दौड़कर आया और प्रिया के साथ अपनी मां को सहारा दिया। मां, यह मेरी गलती थी, आपकी नहीं। आप ऐसा मत कीजिए। आखिरकार सरिता जी उठीं। उन्होंने अपनी बहू को देखा और फिर अपने बेटे को। उनकी आंखों में गहरा पछतावा था। मैं बस चाहती हूं कि तुम दोनों एक दूसरे को एक मौका दो। आरव को मां और पापा दोनों की जरूरत है। प्रिया ने जवाब नहीं दिया। उसने बस सरिता जी को एक मेज पर बिठाया और उन्हें एक गिलास गर्म पानी दिया। उस दिन के बाद सरिता जी अक्सर आने जाने लगीं। अब वह दूरी नहीं रखती थीं। वह प्रिया की मदद करतीं, दुकान संभालतीं, आरव के साथ खेलतीं। वह प्रिया के साथ अपनी सगी बेटी से भी अच्छा व्यवहार करती थीं। वह अपने कामों से अपनी पिछली गलतियों की भरपाई कर रही थीं। सरिता जी का बदलाव, करण का पश्चाताप, प्रिया ने सब कुछ देखा। उसका दिल, जो इतने दुखों के बाद ठंडा पड़ गया था, अब धीरे धीरे गर्म होने लगा था। वह अपनी सास की बातों के बारे में सोचने लगी। क्या उसे करण को और अपने छोटे से परिवार को फिर से शुरू करने का एक मौका देना चाहिए? करण धैर्यपूर्वक वहीं रहा। वह अब एक दोषी और शर्मिंदा आदमी नहीं रहा था। इसके बजाय उसने अपने जीवन के लिए एक नया अर्थ खोजना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि एक इंसान का मूल्य पैसे या पद में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वह दूसरों के लिए क्या कर सकता है। उसने देखा कि गांव में कई युवा बेरोजगार हैं जिन्हें काम के लिए दूर जाना पड़ता है। अपने ज्ञान और अनुभव के साथ उसके मन में एक विचार आया। उसने प्रिया से बात की। प्रिया, मेरे मन में एक विचार है। क्यों ना हम गांव के युवाओं के लिए एक मुफ्त व्यावसायिक प्रशिक्षण कक्षा शुरू करें? मैं उन्हें कंप्यूटर की मरम्मत, ऑनलाइन मार्केटिंग सिखा सकता हूं, ताकि वे अपने गांव के उत्पादों को दूर तक बेच सकें। प्रिया ने उसे देखा। उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी और प्रोत्साहन था। बहुत लंबे समय के बाद यह पहली बार था जब उसने उसमें उस उत्साही और महत्वाकांक्षी करण की छवि देखी थी जो वह सालों पहले था। यह एक अच्छा विचार है, मैं तुम्हारा समर्थन करती हूँ। और इस तरह शांति कैफे में एक विशेष कक्षा शुरू हुई। शुरू में कुछ ही लोग उत्सुकतावश सीखने आए, लेकिन करण के जी जान से समझने में आसान तरीके और व्यावहारिक ज्ञान के कारण कक्षा में भीड़ बढ़ने लगी। वह उन्हें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देता था, बल्कि उनमें आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की इच्छा की आग भी जलाता था। प्रिया भी शामिल हुई। वह लड़कियों को केक बनाना, पेय बनाना सिखाती थी। ऐसे कौशल जो उन्हें अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करने में मदद कर सकते थे। नदी के किनारे का छोटा सा कैफे हलचल और जीवन से भर गया। हंसी, मजाक, पढ़ाने की आवाजें बच्चों के खेलने की आवाजों के साथ मिल जाती थीं। करण और प्रिया फिर से साथ काम करने लगे, अपने विचार साझा करने लगे, ठीक वैसे ही जैसे शुरुआती दिनों में करते थे।
उनके बीच की दूरी जैसे मिट गई थी। एक शाम कक्षा खत्म होने के बाद सिर्फ वे दोनों ही बचे थे। करण ने प्रिया को सामान समेटते हुए देखा और अचानक बोला, प्रिया जी, धन्यवाद। मुझे यहां से न भगाने के लिए धन्यवाद। मुझे अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का मौका देने के लिए धन्यवाद। और मुझे यह एहसास दिलाने के लिए धन्यवाद कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। प्रिया मुड़ी और उसे देखकर प्यार से मुस्कुराई। मैंने कुछ नहीं किया। यह तुम ही हो जो खुद से खड़े हुए हो। मुझे आज का तुम बिल्कुल पुराने वाले तुम जैसा लगता है। प्रिया के शब्दों ने करण को बेहद भावुक कर दिया। वह उसके पास आया हिचकिचाते हुए। प्रिया, मैं जानता हूं यह बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो, तुम्हारा पति बनने का, बेटे का पिता बनने का, एक बार फिर से? उसने उसकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि उसे ना सुनने को मिलेगी। प्रिया थोड़ी देर चुप रही। उसने हरे भरे धान के खेतों को देखा, शांत बहती नदी को देखा और फिर उस आदमी को देखा जो उसके सामने उम्मीद और सच्चाई भरी आंखों से खड़ा था। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे से कहा, बेटे को लाने का समय हो गया है, हम चलें। भले ही उसे कोई निश्चित जवाब नहीं मिला, लेकिन हम चलें कि वे प्यारे शब्द करण के दिल में अपार खुशी जगाने के लिए काफी थे। वह जानता था कि उसने अपना दिल खोलना शुरू कर दिया है। वह अपनी बाकी की जिंदगी यह साबित करने में लगा देगा कि वह इस दूसरे मौके के लायक है। जीवन शांति से बीतता रहा। करण और प्रिया ने दोबारा शादी नहीं की, नहीं कोई आधिकारिक घोषणा की। वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के पास वापस आ गए, जैसे दो नदियां जो कई दिनों के अलगाव के बाद आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं। वे साथ में कैफे चलाते, साथ में कक्षाएं चलाते। नदी के किनारे का छोटा सा घर फिर से हौंसी से गूंजने लगा। बाबूजी ने देखा कि उनकी बेटी ने आखिरकार पूरी खुशी पाली है। वह बहुत संतुष्ट थे। सरिता जी प्रिया को एक खजाने की तरह मानती थीं, हमेशा उसे प्यार और देखभाल करती थीं। उस साल गर्मियों में करण और प्रिया की कक्षा को एक बड़ी सफलता मिली। युवाओं के एक समूह ने गांव के विशेष उत्पादों को पूरे देश में बेचने के लिए एक सफल वेबसाइट बनाई और ऑर्डर की झड़ी लग गई। गांव के कई परिवारों का जीवन बेहतर हो गया। पूरा गांव प्रिया और उसके पति का आभारी था। जश्न मनाने के लिए उन्होंने पके हुए धान के खेतों में एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया। सबने मिलकर खाना बनाया, गाया, नाचा। माहौल बहुत पत्ते है के हुए धान के हो गया, खुशनुमा और आरामदायक था। उस शाम जब सूर्यास्त हो रहा था और पूरे खेत को सुनहरा कर रहा था, करण, प्रिया और आरव भीड़ से अलग होकर टीले पर टहलने लगे। ठंडी हवा चल रही थी जिसमें नए धान की खुशबू थी। प्रिया ने एक आसमानी रंग की सूती साड़ी पहनी थी और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। वह बहुत सुंदर और शांत लग रही थी। करण उसके बगल में चला और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ मेहनत से खुरदरे लेकिन बहुत गर्म थे। प्रिया ने अपना हाथ नहीं हटाया बल्कि धीरे से उसे दबाया। आरव आगे दौड़ रहा था, फिर वह मुड़ा और घास पर बैठ गया अपने माता पिता को हाथ हिलाकर बुलाते हुए, पापा, माँ, यहां आकर मेरे साथ बैठो। दोनों मुस्कुराए और अपने बेटे के पास बैठ गए। आरव बीच में बैठ गया। उसका सिर मां के कंधे पर था और पैर पापा की गोद में, एक पूर्ण विश्वास और खुशी की मुद्रा में। तीनों चुपचाप डूबते सूरज को देखने लगे। दृश्य एक तस्वीर की तरह सुंदर था। अचानक आरव करण की ओर मुड़ा। उसकी आवाज साफ और खोजपूर्ण थी, पापा। हाँ मेरे बेटे, क्या आप जानते हैं मां सबसे ज्यादा कहाँ मुस्कुराती हैं? करण मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ फेरा। कहाँ बताओ? आरव ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपने पापा को देखा और फिर अपनी मां को। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसने अपनी दांत बुरात करने, दांत करण मुस्कुराती हैं, दांत करण मुस्कुराया।
नन्ही बाहें फैलाईं, एक हाथ अपने पापा के गले में और दूसरा अपनी माँ के गले में, और दोनों को करीब खींच लिया। फिर उसने फुसफुसाया गर्व और खुशी से भरी आवाज में, इतनी कि पापा और माँ दोनों सुन सकें। यहाँ पापा और माँ के बीच में उस पल समय जैसे रुक गया। एक बच्चे के मासूम शब्दों ने एक बार फिर करण और प्रिया दोनों के दिलों की गहराई को छू लिया। करण मुड़ा और प्रिया को देखा। उसने देखा कि उसकी आंखें नम हो गई हैं। उसने अपना हाथ बढ़ाकर धीरे से उसके दांत पर खुशी के आंसू पोंछे। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे पूरे प्यार, पश्चाताप और कृतज्ञता से देखा। प्रिया ने भी उसे देखा। उसकी आंखों में अब अतीत का दर्द नहीं था, बस क्षमा और एक ऐसा प्यार था जो तूफानों की कसौटी पर खरा उतरकर और भी गहरा और मजबूत हो गया था। उनके पास कभी एक बहुत बड़ा घर था, लेकिन एक घर नहीं था। अब वे एक छोटे से घर में रहते थे, लेकिन उनके पास एक पूरा परिवार था। खुशी कभी कभी मंजिल नहीं होती, बल्कि भटकाव के बाद एक दूसरे को फिर से पाने की यात्रा होती है, और उस यात्रा पर सच्चा प्यार और क्षमा ही वह प्रकाश स्तंभ हैं जो भटके हुए दिलों को वापस लौटने का रास्ता दिखाते हैं। कमेंट में जरूर बताइए कि आप यह कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब हमेशा सलामत और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो हमें जरूर सुनाइएगा, ताकि हम सब सुन सकें।